हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। मैं आपके साथ हूँ दिलेश्वरी रहांगडाले। आई होप बच्चों आप लोग सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर का अपना फोर्थ लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर के बारे में, है ना। उसके बाद सेकंड लेक्चर में उसका वर्गीकरण पढ़े, है ना। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखे, अपना राइस देखिए। उसके बाद फोर्थ लेक्चर क्या है बच्चों, वीट के लिए। आपको दिख रहा है ना बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, वीट का डायग्राम दिख रहा है। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, वीट। एक बच्चे का कमेंट आया था, मैम आप क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चों आपको दिख नहीं रहा है, क्लासिफिकेशन है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन, फसलों का क्लासिफिकेशन। उनको उगाना, लगाने का तरीका, सारी चीज़ें देख रहे इसमें इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इसके क्लासिफिकेशन डीपली देख रहे हैं। और आपको आपके सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है कि इन क्रॉप का मतलब तीन जो भी क्रॉप दी है, धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, इन सब क्रॉप का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन डीपली पढ़ना है। इसलिए बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, है ना। तो आइए बच्चों देखते हैं हम वीट के बारे में। आप सब लोग जानते हैं बच्चों वीट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों वीट को, गेहूं के नाम से जानते हैं ना। क्या बोलते हैं वीट को, गेहूं के नाम से जानते हैं। वीट को क्या बोलते हैं बच्चों, गेहूं, है ना। आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है, जिसकी हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, है ना। जिससे क्या बनती है, ब्रेड बनती है ना। रोटी सब लोग खाते हैं ना अपने यहाँ पर, तो वही यही गेहूं से रोटी बनती है, सब लोगों को पता है ना। उसके बाद देखते बच्चों, तो बॉटनिकल नेम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, बॉटनिकल नेम, है ना। बॉटनिकल नेम या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वानस्पतिक नाम के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है बच्चों कि गेहूं का बॉटनिकल या वानस्पतिक नाम क्या है, टिट्रिकम एक्सटिवम। क्या नाम है, टिट्रिकम एक्सटिवम। और ये किस फैमिली में आता है, पोएसिया ग्रेमिनी कुल में आता है। जिसकी फैमिली क्या है बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है, ग्रेमिनिया पोएसी कुल में आने वाला पौधा है ये, है ना। जिसको हम लोग पोएसी के नाम से जान जाते हैं। पहला नाम हमारा पहले क्या फैमिली के नाम से जाना जाता था, ये ग्रेमिनी कुल की फैमिली के नाम से जाना जाता था। अब इसे हम किस नाम से जानते हैं, पोएसी कुल के नाम से जानते हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद देखो बच्चों, उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन, है ना। ओरिजिन प्लेस जहाँ पर इसका पहले उत्पत्ति हुआ है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, है ना बच्चों। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया इसका क्या है बच्चों, उत्पत्ति स्थान है। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र नंबर के नाम से जिसे जाना जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसका कितना है, 2n नंबर, जैसे बोलते हैं 2n नंबर बराबर 42। और इसके बदले बच्चों हमने धान का 2n नंबर क्या देखे थे, 24। धान का 2n नंबर क्या देखे थे बच्चों हम लोगों ने, 24। किसका था हमारा ये, धान का। इसका सेम उल्टा क्या, गेहूं का। गेहूं का 2n नंबर याद करने में ईजी होगा आपको। अगर आपने धान का 2n नंबर याद कर लिए है तो आपको गेहूं का 2n नंबर याद करने में ईजी जाएगा। तो गेहूं का 2n नंबर कितना, 42 इसका 2n नंबर है ना। अब बच्चों बात आती है इसमें क्या क्या पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब पाया तो जाता है पर कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है वो देखते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाया जाता है गेहूं में। 70 से 72% क्या पाया जा रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। किसमें, गेहूं की बात कर रहे हैं। और प्रोटीन, है ना, प्रोटीन कितने परसेंट पाया जा रहा है, 12 से 14% क्या पाया जा रहा है बच्चों, इसमें प्रोटीन पाया जा रहा है ना। अब प्रोटीन पूछता है किस रूप में मिलता है, तो ग्लूटीन, है ना। प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, तो ग्लूटीन रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, है ना। तो ये ग्लूटीन याद रखना आप लोग। वसा कितने परसेंट पाई जाती है बच्चों, ये तो बहुत ही कम है ना, 1.5 से 2.0% पाई जाती है। किसमें, हमारे गेहूं में वसा पाई जाती है। उसके बाद देखो बच्चों आगे क्या है, उत्पादन, है ना। तो हमको अच्छे से पता है, धान में हमने क्या देखे थे, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा था, चीन में हो रहा था। उसी प्रकार गेहूं में भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, गेहूं में भी सबसे अधिक उत्पादन विश्व में कहाँ हो रहा है, चीन में पाया जा रहा है। सबसे अधिक उत्पादन चीन में पाया जा रहा है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पर दूसरा नंबर स्थान आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, अपना भारत। उत्पादन की दृष्टि से भारत क्या है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। पहले नंबर पर कौन आ रहा है बच्चों, पहले नंबर पर चीन आ रहा है तथा दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, भारत आ रहा है। उसी प्रकार क्षेत्रफल में जाने हम लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में देखेंगे बच्चों हम लोग, तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर कौन आता है, मतलब जब सबसे ज्यादा एरिया किसके पास ज्यादा होता है, अपने अपने पास, है ना। तो प्रथम स्थान पर कौन आ रहा है, भारत आ रहा है। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर
भारत आ रहा था, तथा दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, चीन आ रहा है। उत्पादन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, क्षेत्रफल अपने यहाँ हम लोग देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। चावल में भी, धान में भी हम लोगों ने यही देखे कि उत्पादन वहाँ ज़्यादा हो रहा था, क्षेत्रफल हमारे यहाँ ज़्यादा था, है ना। और हम लोग गेहूं में भी क्या देख रहे हैं, उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन चीन में अधिक हो रहा है, तथा सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ हो रहा है ना। और क्षेत्रफल मतलब एरिया किसके पास ज़्यादा है, एरिया हमारे पास ज़्यादा है, परंतु उत्पादन कम हो रहा है। अब बच्चों इसमें हम लोगों को पूछा कि हमारे यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, यूपी में हो रहा है ना। हमारे यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन यूपी में हो रहा है ना। और गेहूं की अगर आपको पूछा कि उत्पादकता, तो सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ होती है, पंजाब में, है ना। उत्पादकता की पूछा तो बच्चों यहाँ देखो, हमारे मतलब भारत में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते बच्चों हम लोग, भारत में बोला तो आप लोग नीचे नोट करके लिख लेना बच्चों। क्षेत्र उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा था, चीन में हो रहा था, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ हो रहा था। अब उसके बाद हमारे यहाँ मतलब भारत में उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है बच्चों, तो यूपी में हो रहा है ना। और उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ हो रही है बच्चों, पंजाब में। उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ हो रही है, पंजाब में। याद रखना बच्चों आप लोग ये सब, कि उत्पादन कहाँ हो रहा है और उत्पादकता कहाँ हो रही है। उसके बाद देखो बच्चों कि गेहूं के, ये देख रहे हो बच्चों डायग्राम में आप लोग, पुष्प है ना, तो गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, ये पूछता है ना। तो गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक या ईयर नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक बार रिपीट करो, क्या कहते हैं गेहूं के पुष्पक्रम को, स्पाइक या ईयर नाम से भी हम क्या जानते हैं, गेहूं के पुष्पक्रम को जानते हैं ना। और इसके दानों का प्रकार क्या कहलाता है, कैरी ऑप्सिस। गेहूं के दाने का प्रकार क्या कहलाता है हमारा, बोलिए बच्चों क्या कहलाता है, गेहूं के दाने का प्रकार, गेहूं के दाने का प्रकार क्या कहलाता है, कैरी ऑप्सिस कहलाता है। तथा इसमें बौनेपन के लिए, गेहूं के बौनेपन के लिए पूछता है कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो गेहूं के बौनेपन के लिए नॉरिन 10 जीन जिम्मेदार है। तो लिख लो बच्चों, गेहूं के बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन नॉरिन 10 जीन है, नॉरिन 10 जीन है ना। तो हम लोग इसके पुष्पक्रम को क्या बोल रहे थे बच्चों, स्पाइक या ईयर के नाम से जान रहे थे। इसके दाने को किस नाम से, कैरी ऑप्सिस के नाम से जान रहे थे, है ना। इसके दाने को किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, बच्चों रिपीट करो, इसके दाने को हम लोग कैरी ऑप्सिस के और नाम से जान रहे थे, और इसकी बाली को स्पाइक कह रहे थे, है ना। और इसके अंकुरण का, किस अंकुरण से, मतलब कैसा अंकुरण है पूछा तो आपको गेहूं का, क्या अधोभूमि अंकुरण। गेहूं का कैसा अंकुरण है, अधोभूमि अंकुरण। और गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन पूछा तो गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, नॉरिन 10 जीन इसके बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन माना जाता है। इसके आगे देखिए बच्चों, गेहूं का हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बॉटनिकल नेम, 2n नंबर, उत्पत्ति स्थान, किस जीन से इसका बौनेपन का कारण है, ये सब हमने क्या देखिए गेहूं के अंतर्गत देखिए। इसके बाद हम लोग है ना गेहूं को उगाएंगे। गेहूं को उगाने के लिए किस जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए बच्चों, गेहूं के लिए हम लोग कैसी जलवायु आप लोग ने देखे होंगे, आपके यहाँ गेहूं उत्पादित होता है ना, हाँ। तो गेहूं के लिए उत्पादित जलवायु है ना, तो उसके लिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए, मतलब सामान्य वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ठंडी व, अभी हम लोग गेहूं की बोते हैं बच्चों, कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर, धान की कटाई के बाद जब थोड़ी थोड़ी ठंडी आने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, गेहूं बोते हैं ना, ठंडे मौसम में ही गेहूं बोते हैं ना। तो गेहूं के लिए ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, और परिपक्वता हेतु गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मैम कैसा बोल रहे हो आप, पहले तो नम जलवायु, फिर शुष्क, गर्म व शुष्क जलवायु। तो बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे, अभी हम गेहूं को बोएंगे और कब काटेंगे, कब काटेंगे, मार्च, जब थोड़ी गर्मी आ जाती है तो गर्म जलवायु लगती है ना। तो हाँ, तो हम लोग ठंडी जलवायु में क्या करेंगे, इसकी बुआई करेंगे, ठंडी व नम जलवायु या शीत वाले स्थान में, तब तो जब टेम्परेचर शीत वाला होता है तब इसकी क्या करेंगे हम लोग, बुआई करेंगे। तथा इसकी परिपक्वता मतलब कटाई का समय इसका कब रहेगा, गर्म व शुष्क जलवायु के समय इसकी कटाई का
टाइम रहेगा। इसके बाद हमको क्या लगेंगी, लगाने के लिए मिट्टी लगेंगी, है ना। तो हम लोगों को पूछता है आपको कि गेहूं को उगाने या लगाने के लिए मृदा कौन सी, कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है बच्चों, तो दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच कितना होना चाहिए बच्चों, तो इसका पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, है ना। 6.5 से 7.5 किस में आ गई, अम्लीय में आ गई, है ना। तो कैसी मिट्टी होना चाहिए, अम्लीय मृदा के अंतर्गत इसका पीएच होना चाहिए। बोलो बच्चों, कैसी मृदा होनी चाहिए, दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती। किसके लिए, गेहूं के लिए हमारी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और कितना पीएच होना चाहिए इसका, पीएच 6.5 से कितना, 7.5 तक इसका पीएच होना चाहिए। किसके लिए, गेहूं के लिए, है ना। अब रही बात तापमान की, कैसे तापमान पे, है ना, कितने डिग्री सेल्सियस पे किस अवस्था में लगाना चाहिए, है ना। तो देखिए तापमान आधारित तापमान गेहूं के लिए 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, अंकुरण के लिए तापमान इसका 16 से 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। और कल्ले निकलते समय, है ना, कल्ले निकलते समय इसका तापमान कितना होना चाहिए, कल्ले निकलते समय इसका तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। पहले तापमान आधारित तापमान कितना, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको हम लोग क्या कर रहे थे, सोइंग कर रहे थे, है ना। उसके बाद अंकुरण के समय हमारा तापमान कितना होना चाहिए, 16 से 25 डिग्री सेल्सियस हमारा अंकुरण के समय, जब पौधे में बीजों का अंकुरण होता है उस टाइम तापमान कितना होना चाहिए, 16 से 25 डिग्री सेल्सियस उस टाइम टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है बच्चों, कल्ले निकलना, है ना, जिसको बोलते हैं बाली निकलने के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। कल्ले व बाली निकलने का टेम्परेचर, बाली निकलती है ना, आप लोगों ने देखे होंगे भुट्टे में बालियां निकलती है, धान में निकलती है, गेहूं में निकलती है ना, ये सब बाली वाली फसल है ना, हम लोगों ने देखे थे इसके पहले वर्गीकरण में, बाली वाली फसलें या कल्ले निकलने वाली फसलों के रूप में इसका वर्गीकरण देखे थे हम लोगों ने। तो उसी प्रकार कल्ले व निकलते समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और वृद्धि हेतु 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। वृद्धि के लिए कितना, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। दाना पकने के समय कितना, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। दाना पकने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों आगे गेहूं का वर्गीकरण, है ना। गेहूं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में गेहूं का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से भागों में, है ना, तो देखते हैं द्विगुणीय, चतुर्गुणीय और षष्ठगुणीय गेहूं के लिए। कौन कौन सा, द्विगुणीय, षष्ठगुणीय और चतुर्थ गुणीय गेहूं। तो द्विगुणीय देखेंगे पहले गेहूं, उसके बाद हम देखेंगे चतुर्थ गुणीय गेहूं, उसके बाद देखेंगे षष्ठ गुणीय गेहूं के बारे में। तो देखिए वर्गीकरण में इसका तीन आधार पर किया गया है। पहला द्विगुणीय गेहूं, उसके बाद द्विगुणीय गेहूं का 2n नंबर पूछता है कि द्विगुणीय गेहूं और डिप्लॉयड गेहूं का वीट का 2n नंबर कितना होता है, तो इसका 2n नंबर 14 होता है। और इसमें आने वाली जातियां कौन कौन सी होती है, टिट्रिकम। याद रखना बच्चों कि द्विगुणीय गेहूं में कौन कौन सी जातियां आती है, तो पूछता है आप लोगों से टिट्रिकम मोनोकोलम, टिट्रिकम मोनोकोलम, टिट्रिकम बायोटिकम और टिट्रिकम स्फोरोकोकम, है ना। टिट्रिकम स्फेरोकोकम किसमें आती है, ये सब द्विगुणीय गेहूं या डिप्लॉयड वैरायटी में आती है, जिसका 2n नंबर कितना था हमारा, 14, जिसका 2n नंबर था। उसके बाद आता है बच्चों चतुर्थ गुणीय गेहूं। उसके बाद कौन सा गेहूं आता है हमारा, चतुर्थ गुणीय गेहूं। चतुर्थ गुणीय गेहूं जिसको टेट्राप्लॉइड के नाम से जान रहे हैं हम लोग, है ना। जिसको किस नाम से जान रहे हैं, टेट्राप्लॉइड के नाम से जान रहे हैं, जिसका 2n नंबर कितना होता है बच्चों, 28 इसका 2n नंबर, 28 इसका 2n नंबर होता है। और इसमें आने वाली जातियां या इसकी वेराइटियां, इसमें आने वाली जातियां इसकी वेराइटियां, टिट्रिकम डाइकोकम, कौन सी वेराइटी है, चतुर्थ गुणीय वेराइटी की, टिट्रिकम डाइकोकम, टिट्रिकम ड्यूरम, टिट्रिकम डाइकोडेट्रस, है ना, टिट्रिकम डाइकोडेट्रस, है ना। इसकी कौन कौन सी वेराइटी है, टिट्रिकम डाइकोकम, टिट्रिकम ड्यूरम, है ना, ये तो लगाते ही है टिट्रिकम ड्यूरम, टिट्रिकम डाइकोकम, टिट्रिकम
ड्यूरम, टिट्रिकम, डाइको एट्रस, है ना। इस किसकी वेराइटी, ये चतुर्थ गुणीय टेट्राप्लॉइड वेराइटी की है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इसके बाद आता है षष्ठ गुणीय गेहूं, है ना। षष्ठ गुणीय गेहूं पहले हमने देखे द्विगुणीय गेहूं, उसके बाद देखे चतुर्थ गुणीय गेहूं, उसके बाद तीसरी वेराइटी हमारी क्या आ गई, षष्ठ गुणीय, है ना। हेक्साप्लॉइड बोलते जिसे, है ना, क्या, षष्ठ गुणीय, जिसे हेक्साप्लॉइड के नाम से भी जाना जाता है ना। तो हेक्साप्लॉइड वेराइटी जिसका 2n नंबर कितना होता है, यहाँ लिख लो बच्चों, लिखा हुआ नहीं है तो, जिसका 2n नंबर 42 होता है, मैक्सिकन या कॉमन ब्रेड के नाम, ये देखो लिखा है बच्चों, 2n नंबर कितना होता है, 42 होता है, मैक्सिकन या कॉमन ब्रेड विल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें आने वाली प्रजातियाँ टिट्रिकम एक्सट्रीवम, जिसको चपाती बनाते हैं ना, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी टिट्रिकम एक्सट्रीवम ही लगाई जाती है ना, तो टिट्रिकम एक्सट्रीवम जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं ना, ये आती है इसके अंतर्गत आने वाली वेराइटी। इसके बाद एक और होती है बच्चों टिट्रिकम वल्गेयर, कौन सी होती है, टिट्रिकम वल्गेयर, ये नोट करके लिख लेना बच्चों, नोट करके लिख लेना नीचे, टिट्रिकम वल्गेयर भी षष्ठ गुणीय गेहूं की ही वेराइटी है। कौन कौन सी वेराइटी देखे, देखो बच्चों हम लोगों ने वर्गीकरण में द्विगुणीय गेहूं, षष्ठ गुणीय और चतुर्थ गुणीय, है ना। कौन कौन सा देखे बच्चों, द्विगुणीय, उसके बाद चतुर्थ गुणीय, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड, 3 गेहूं के वर्गीकरण देखे। तीनों में पहले में कौन से देखे, टिट्रिकम मोनोकोलम देखे, टिट्रिकम बायोटिकम देखे, उसके बाद टिट्रिकम स्फोरिकोकम देखे, उसके बाद चतुर्थ गुणी में हम लोगों ने देखे टिट्रिकम डाइकोकम, टिट्रिकम ड्यूरम और टिट्रिकम डाइकोट्रेट्स देखे, है ना। उसके बाद हेक्साप्लॉइड में क्या देखे बच्चों, इसको मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी जाना जाता है ना, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, रोटी। इसमें आने वाली जातियां कौन कौन सी है, टिट्रिकम एक्सट्रीवम, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। ये हमारी गेहूं की वैरायटी। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखो बच्चों, वैरायटियां देख लिए हम लोगों ने, कौन कौन सी प्रजाति है, पाई जा रही विशेषताएं। अब इसमें देखते हैं हम लोग टिट्रिकेल, है ना। मैम ये क्या आ गया टिट्रिकेल, है ना, बड़ा नया ही वर्ड लग रहा है टिट्रिकेल। तो बच्चों इसको मानव निर्मित फसल के नाम से भी जाना जाता है ना, टिट्रिकेल, यहां लिख लेना बच्चों, टिट्रिकेल को मानव निर्मित फसल के रूप में जाना जाता है। किसको बच्चों, टिट्रिकेल को, है ना। टिट्रिकेल को क्या करके जाना जाता है, मानव निर्मित, क्या, मानव निर्मित फसल के रूप में भी जाना जाता है। किसको, टिट्रिकेल को। इसको देखो बच्चों, टिट्रिकेल के अंदर 1890 में किसने विकसित किया इसे, रिम्फू ने, है ना बच्चों, याद रखना 1890 में टिट्रिकेल को किसने विकसित किया, रिम्फू ने, है ना। रिम्फू ने क्या किया, विकसित किया, है ना। तो इसकी प्रजातियां एक है DT46 इसकी प्रजाति है ना। अगर आपको पेपर में पूछे टिट्रिकेल की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है, 4 प्रजाति दे देगा, सोनालिका, कल्याण सोना, है ना, 3-4 ऐसी वैरायटी के नाम दे देगा और उसमें DT46 भी दे देगा। तो आप लोगों को पता रहेगा कि T46 किसकी वैरायटी है, टिट्रिकेल, जो क्या था, मानव निर्मित अनाज के रूप में जाना जा रहा था, जिसको मानव ने निर्मित किया था वो अनाज के रूप में। और कब किया था, 1890 में। और किसने किया था, रिम्फू ने किया था। और किन की फसलों से किया था, किन 2 फसलों से हुआ था, तो गेहूं और राई से। देखो बच्चों किन फसलों से हुआ था, गेहूं और राई से क्या बना था हमारा, टिट्रिकेल बना था। क्या बना था, टिट्रिकेल बना था, है ना। टिट्रिकेल ऑप्टाप्लाइड है ना। क्या है टिट्रिकेल, एक ऑप्टाप्लाइड है ना। टिट्रिकेल क्या है, ऑप्टाप्लाइड है। याद रखना, अगर आपको पूछे मानव निर्मित फसल कौन सी है तो टिट्रिकेल है ना। अगर आपको पूछे कि टिट्रिकेल किसने विकसित किया था तो टिट्रिकेल किसने विकसित किया था, रिम्फू नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, 1890 में किया गया था इसे, है ना। और किस किस का क्रॉस तक, गेहूं और राई का क्रॉस है। इसके आगे देखो बच्चों, बीज दर हमारी, किसकी बीज दर, हमारी फसल की बीज दर। कौन सी फसल, गेहूं की फसल की बीज दर के बारे में जानते हैं। गेहूं की फसल की बीज दर में देखो, बीज दर सामान्य बीज दर इसे कितने रखते हैं, 100 kg हेक्टेयर, है ना। सामान्य बीज दर कितनी रखते हैं, सामान्य बीज दर कितनी रखते हैं इसकी, 100 kg हेक्टेयर।
पछेती बुआई मतलब लेट बुआई हो गई या छिड़काव विधि से इसकी बीज दर कितनी रखते हैं 120 से 150 केजी हेक्टेयर। अगर हम सामान्य वैरायटी मतलब अपने पास जो वैरायटी है हमारे पास वो वैरायटी हम ले रहे हैं तो उसकी बीज दर कितनी लगेंगी 100 केजी हेक्टेयर। पछेती बुआई या हमारी बुआई में किसी कारणवश लेट हो रहा है या हम लोग क्या कर रहे हैं छिड़काव विधि से, जैसे कि ऐसे पकड़ते हैं वैसे छिड़काव विधि देखे आप लोगों ने, तो उस विधि से अगर कर रहे हैं तो उसमें बीज दर कितनी लगेंगी 120 से 125 केजी हेक्टेयर लगेंगे। डिबलर विधि से लगने वाली डिबलर विधि से लगने वाली 25 से 30 केजी हेक्टेयर क्या लग रही है डिबलर विधि से लगने वाली सिंचाई लग रही है। बच्चों एक मिनट रुकना। उसके बाद देखो बच्चों एफ आई आर बी विधि से कितनी लग रही है 75 केजी हेक्टेयर क्या लग रही है फ्लो इरिगेशन राइस बेड के नाम से जानते हैं, फ्लोरो इरिगेशन राइट बेड के नाम से जिसे जानते हैं। इसको राइस के लिए यूज किया गया था परंतु वीड में यूज होती है विधि जिसे 75 केजी हेक्टेयर बीज दर लग रही है। बुआई का समय देखो बच्चों गेहूं को कब बोते हैं नवंबर का प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई कर देना चाहिए तथा बीजों की गहराई कितनी रखते हैं बच्चों तो 4 से 5 सेंटीमीटर बीजों की बुआई रखते हैं। उसके बाद देखो बच्चों फसल अंतरण, फसलों को किस अंतरण पर बोना चाहिए तो सिंचित में 20 गुणित 5 पर और असिंचित में कितनी 20 गुणित 5 पर फसलों की बुआई करनी चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने फिर से यहाँ से देखते हैं हम लोग यहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को बीज दर इसकी सामान्य बीज दर कितनी थी 100 केजी हेक्टेयर। पछेती छिड़काव विधि में कितनी थी 120 से 125 केजी हेक्टेयर, जबकि डिबलर विधि में कितनी थी 25 से 30 केजी हेक्टेयर और एफआई आरबी विधि में कितनी थी 75 केजी हेक्टेयर। बुआई का समय क्या था बच्चों हाँ सही बोल रहे हो मैम नवंबर में लगाते हैं हम लोग धान को है ना, तो कब लगा रहे हैं हम लोग धान को नवंबर में ग्रो कर रहे हैं हम धान को। उसके बाद क्या बीज की गहराई मतलब कितने गहराई में बीजों की बुआई करनी चाहिए तो 4 से 5 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखनी चाहिए फसल में है ना। अब फसल अंतरण मतलब कितने गुणित कितने पर फसल को कितना डिस्टेंस में बोना चाहिए तो सिंचित में 20 गुणित 5 पर, असिंचित में कितने पे 20 गुणित 5 पर क्या करते हैं हम लोग इसको डिस्टेंस या मेंटेन करते हैं। इसका डिस्टेंस किसका गेहूं का है ना। आगे देखते बच्चों हम लोग गेहूं के खरपतवार के बारे में देखते हैं ना। गेहूं के खरपतवार देखे हो बच्चों आप लोगों ने है ना, तो कैसे है गेहूं का खरपतवार किस किस खरपतवार है तो गेहूं का मामा है ना, क्या बोलते हैं गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा या गेहूंसा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा खरपतवार है गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा या गेहूंसा, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं मिमिक्री वीट के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग मिमिक्री वीट के नाम से भी जाना जाता है। गेहूंसा या नकलची खरपतवार मिमिक्री वीट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किससे जाना जा रहा है बच्चों हमारे गेहूं के मामा या गुल्ली डंडा को। गेहूं का मामा मतलब उसके जैसे, मिमिक्री वीट मतलब उसी के जैसे दिख रहा है। जैसे धान के खेत में क्या दिख रहा था धान, जंगली धान क्या दिख रहा था धान के जैसे ही दिख रहा था, उसी प्रकार गेहूं का मामा गिल्ली डंडा जैसे जान रहे हैं हम या गेहूंसा के नाम से जान रहे हैं वो क्या उसी के जैसे दिख रहा है ना गेहूं के खेत में, उसे मिमिक्री वीट या नकलची खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उसके बाद क्या आता है बथुआ है ना, बथुआ भी एक कॉमन खरपतवार है किसका हमारे गेहूं का। उसके बाद तीसरा हिरनखुरी है ना, आपत्तिजनक खरपतवार के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको आपत्तिजनक खरपतवार। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि गेहूं के खेत में आपत्तिजनक खरपतवार के रूप में किसे जाना जाता है तो किसको जाना जाता है हिरनखुरी को जाना जाता है। और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मिमिक्री वीट के नाम से किसे जाना जाता है तो गेहूंसा या गेहूं के मामा को मिमिक्री वीट के नाम से जाना जाता है। और गेहूंसा का बॉटनिकल नेम क्या है फेलेरिस माइनर है ना, क्या है फेलेरिस माइनर। किसका नाम है ये गेहूं के मामा या गेहूं का बॉटनिकल, गेहूं के मामा का बॉटनिकल नेम है फेलेरिस माइनर। आइए बच्चों इसके आगे देखते हैं इरिगेशन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सिंचाई के नाम से जानते हैं, जिसमें गेहूं की सिंचाई के बारे में जानेंगे कि गेहूं को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अधिकतर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा गेहूं में अधिकतर 6 सिंचाई की जाती है, परंतु पानी कम होने के कारण हमारे किसान क्या करते हैं 3 ही सिंचाई दिए जाते हैं। परंतु हम लोगों को अपनी फसल को ग्रो करना है कि नहीं, हम लोगों को क्या करना है बुक
बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हम लोग कितनी सिंचाई करेंगे, 6 सिंचाई, है ना। तो अगर आपको पूछे कि गेहूं में कितनी सिंचाई की जाती है, तो गेहूं में आवश्यक कितनी सिंचाई होती है, 6 सिंचाई होती है ना। कितनी, 6 सिंचाई होती है, जिसमें किसको कितनी 45 से 60 सेंटीमीटर देते हैं, और इसमें मिलीमीटर में कितनी 450 से 650 मिलीमीटर गेहूं की सिंचाई देते हैं। और किस विधि से सिंचाई देते हैं बच्चों, तो बॉर्डर स्ट्रिप विधि से सिंचाई देते हैं। किस विधि से, बॉर्डर स्ट्रिप विधि से इसकी सिंचाई करते हैं। पूछेगा कि गेहूं की सिंचाई किस विधि से करते हैं, तो बॉर्डर स्ट्रिप विधि से, स्ट्रिप विधि से इसकी सिंचाई करते हैं। गेहूं की सिंचाई की प्रथम अवस्था, 6 सिंचाई देखे थे, 6 सिंचाई में प्रथम अवस्था कौन सी है, CRI स्टेज। प्रथम अवस्था देखिए CRI स्टेज, दूसरी टिलरिंग स्टेज, पहली CRI स्टेज जिसको शिखर जड़ बनते समय बोलते हैं, और टिलरिंग स्टेज जिसे कल्ले निकलते समय ना, गांठ बनते समय पुष्पन अवस्था, दुग्धा अवस्था व दाने भरते समय, इसकी 6 सिंचाई होती है। जिसमें पहली सिंचाई हम लोग देखते हैं बच्चों, तो पहली सिंचाई क्या है, CRI स्टेज, इसको शिखर जड़ बनते समय कब देते हैं, इसमें सिंचाई, पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद। कब दे रहे हैं पहली सिंचाई, 20 से 25 दिन बाद, जब फसल ग्रो हो जाती है, उसके बाद 20 से 25 दिन हो जाते हैं, उसमें पहली सिंचाई करेंगे, उसको शिखर जड़ बनते समय बोलेंगे। दूसरी क्या होती है, टिलरिंग स्टेज, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कल्ले निकलते समय। हम लोगों ने वर्गीकरण में देखे थे ना, बालियां निकलना, कल्ले निकलने वाली फसल, तो ये वही है ना, कल्ले निकलते समय। इसकी में सिंचाई कब करेंगे, 40 से 45 दिन में क्या होते हैं, कल्ले निकल जाते हैं। कल्ले निकलने के बाद हम लोग 45 से 40 दिन में इसकी सिंचाई कर देंगे। तीसरी सिंचाई बोला तो लेट जॉइंटिंग, है ना, गांठ बनते समय, जब गेहूं की जड़ों में गांठ बन जाती बच्चों, है ना, जब गेहूं की जड़ों में गांठ बन जाती है, और वो गांठ कब बनती है, 60 से 65 दिन में बनती है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसकी तीसरी सिंचाई करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास 6 सिंचाई अवेलेबल रहेंगी तो तब की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हमारे पास 3 सिंचाई अवेलेबल रहेंगी तो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 6 सिंचाई अवेलेबल है ना, हमारे पास प्रॉपर पानी है, प्रॉपर पानी में हम लोग ये सिंचाई करेंगे, है ना। उसके बाद आती है फ्लावरिंग स्टेज, है ना, पुष्पन अवस्था। पुष्पन अवस्था, है ना, पुष्पन अवस्था कब आती है, 80 से 85 दिन में। गेहूं की पुष्पन अवस्था कब आती है, 80 से 85 दिन में। कब आती है, 80 से 85 दिन में क्या आती है, फ्लावरिंग स्टेज आती है। उसके बाद क्या आती है, मिल्किंग स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, दुग्ध अवस्था। जो कौन सी अवस्था आती है, जिसमें क्या होती है, दानों में हल्के हल्के दूध, मतलब दानों को ऐसे पिचका के देखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, दानों से दूध निकलने लगेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिल्किंग स्टेज। किसकी मिल्किंग स्टेज, गेहूं की मिल्किंग स्टेज पे करनी चाहिए। मिल्किंग स्टेज कब आती है, मिल्किंग स्टेज में 100 से 105 दिन में इसकी सिंचाई करनी चाहिए। कितनी, कौन सी सिंचाई थी हमारी, ये 5वीं सिंचाई थी हमारी। उसके बाद आती है 6वीं सिंचाई, है ना, दाने भरते समय, है ना, डॉलरिंग स्टेज में आती है हमारी 6वीं सिंचाई, 115 से 120 दिन में, है ना, 115 से 120 दिन में हमारी कौन सी आ रही है, हमारी ये कौन सी, दाने भरते समय। जब दाने भर गए हो हमारे पूरे, उसके बाद हमको 6वीं सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर हमारे पास 6 सिंचाई अवेलेबल हो तो हमें ये सारी सिंचाई इन स्टेजों पे करनी चाहिए। परंतु हमारे फार्मर के पास अधिकतर क्या होता है, पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, है ना, तो पानी उपयुक्त नहीं हो पाता या रह नहीं पाता, तो किसी के पास एक पानी की मतलब पूर्ति के लिए होता है, पर भी उसको गेहूं लगाना है, किसी के पास 2 पानी के होता है, फिर भी उसको गेहूं लगाना है, किसी के पास 3 पानी होता है, फिर भी उसको गेहूं लगाना है। तो ऐसी जब समस्या आ जाए तो हमें किस किस स्टेज पे पानी मतलब सिंचाई करनी चाहिए, तो देखते हैं जब हमारे फार्मर के पास एक सिंचाई अवेलेबल हो तो हमें किस स्टेज पे करना चाहिए। तो हमें हमारे फार्मर के पास एक सिंचाई अवेलेबल हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ CRI स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। जो CRI स्टेज कब आ रही थी, 20 से 25 दिन आ रही थी। आप लोगों ने देखा था ऊपर बच्चों, 20 से 25 दिन में आ रही थी जो स्टेज, उस पर हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। मतलब पहली सिंचाई जब हो रही थी तभी देना चाहिए, उसके बाद अपने आप गेहूं पक जाएगा। पहली सिंचाई अवेलेबल हो तो बता रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरी सिंचाई, 2 सिंचाई अवेलेबल हो हमारे फार्मर के पास, हमारे फार्मर के पास 2 सिंचाई अवेलेबल है, उसके लिए हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, CRI स्टेज पे पहली सिंचाई करनी चाहिए, तथा दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, लेट जॉइंटिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए, दूसरी सिंचाई करना चाहिए। बच्चों देखिए, पहली सिंचाई हमारे पास हो, अगर आपके यहाँ पर आप गेहूं लगा रहे हैं, हम फार्मर की बात क्यों करें, हम अपनी बात करते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ गेहूं लगा रही हूँ, मेरे पास इरिगेशन या पानी की जरूरत नहीं है, सिंचाई की जरूरत मतलब जरूरत तो होती ही है, अवेलेबल नहीं है मेरे पास उतना वाटर, है ना। कितना वाटर, 6 सिंचाई के लिए अवेलेबल नहीं है उतना वाटर मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक ही सिंचाई के लिए, तो मैं क्या करूंगी, CRI स्टेज पे उसकी सिंचाई करूंगी। आपके पास दो मतलब
दो सिंचाई अवेलेबल है, तो आप लोग क्या करोगे, CRI स्टेज पे करोगे पहली सिंचाई, दूसरी लेट जॉइंटिंग पे करोगे आप लोग दूसरी सिंचाई। उसके बाद अगर किसी और के पास 3 सिंचाई अवेलेबल है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या है 3 सिंचाई अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, 3 स्टेज कौन कौन सी, CRI, बोटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज है ना, कौन कौन सी, CRI, बोटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज पे वो सिंचाई करेगा। तो साफ साफ कहने का मतलब यही है बच्चों कि आपके पास 6 सिंचाई, गेहूं में कितनी सिंचाई की जाती है, 6 सिंचाई की जाती है। और 6 सिंचाई में पहली सिंचाई कौन सी हो रही थी हमारी, CRI, हमारी पहली सिंचाई कौन कौन सी सिंचाई हो रही थी, 6 सिंचाई। आपको ये याद रखना है कि गेहूं में 6 सिंचाई की जाती है। अगर आपको पूछे कौन कौन सी, तो याद रखना पहली सिंचाई CRI स्टेज पे की जाती है, दूसरी टिलरिंग है ना, पहली सीखर जड़, दूसरी कल्ले निकलना, गांठ बनना, पुष्पन, दुग्धावस्था, दाने भरते समय, हमारी ये 6 सिंचाई की जाती है। अगर इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन पूछे कि आपके पास गेहूं की फसल के लिए 1 पानी की जरूरत है, तो आप किस स्टेज पर गेहूं की सिंचाई करोगे, तो आपको पता है बच्चों आप किस स्टेज पे करोगे, CRI मेथड पर आप लोग गेहूं की 1 सिंचाई अवेलेबल वाली वाटर करोगे है ना। उसके बाद आती है दूसरी 2 सिंचाई की बात, तो 2 सिंचाई की बात में आप CRI और क्या जॉइंटिंग मेथड, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, गांठ बनते समय, जिसमें जड़ों में किसकी, गेहूं की गांठ बनती है, तो गांठ बनते समय उसकी सिंचाई करोगे है ना। उसके बाद आती है बच्चों 3 सिंचाई अवेलेबल है हमारे पास, तो 3 सिंचाई में ये बोटिंग, मिल्किंग और SRI मेथड 3 सिंचाई के लिए हमें जरूरत होती है ना। तो बच्चों सिंचाई याद रखना गेहूं के लिए, फिर से रिपीट करो बच्चों, हाँ गेहूं के लिए हमें 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 6 सिंचाई में अगर हमारे पास अधिकतर क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि 6 सिंचाई का मतलब क्रम से जमाने के लिए देता है वो, कि गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं, हमारे पास 6 सिंचाई अवेलेबल है, तो किस किस स्टेज पे करना चाहिए, तो ये जमाने के लिए देता है बच्चों कि कौन सी स्टेज पहली होती है, कौन सी स्टेज दूसरी होती है, कौन सी स्टेज तीसरी होती है और कौन सी स्टेज चौथी होती है, ये सब जमान देता है। अगर आपको ये जमाने नहीं दिया तो आपको ये पूछेगा कि हमारे पास 1 सिंचाई अवेलेबल है, तो हम किस स्टेज पर 1 सिंचाई करें, 3 सिंचाई अवेलेबल है, तो हम किन किन मेथडों पर 3 सिंचाई करें, ऐसा करके देता है। तो बच्चों आप लोग याद रखना। उसके बाद आगे देखते बच्चों गेहूं की प्रजातियां है, गेहूं की प्रजातियां, तो गेहूं की प्रजातियां देखते हैं बच्चों, संकर जाति, हाइब्रिड, गेहूं की प्रजाति है संकर, हाइब्रिड जिसमें जापान से विकसित की थे, सॉरी बच्चों, गेहूं की प्रजाति है संकर और उत्परिवर्तित और एक जीन वाली और ये दुई जीन वाली और ये त्रिजीन वाली है ना, जिसमें पहले हम देखेंगे प्रजाति में संकर जाति है जिसको हाइपोरेक्सिक्स कहते हैं, 007 जापान से विकसित की गई है, हाइपोरिक्स जिसको 007 जिसको जापान से विकसित किया गया है। उत्परिवर्तित में पूसा लार्मा, सोनारा, साबरमती आती है। इसके बाद देखो बच्चों NABIMG काले रंग की गेहूं की प्रजाति है जो क्या है एंटीऑक्सीडेंट प्रजाति है। कैसी प्रजाति है, एंटीऑक्सीडेंट प्रजाति है, जो सामान्य गेहूं से 28% क्या पाया जाता है, सामान्य गेहूं से 28% सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद क्या आती है बच्चों NABRI है ना, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी जो मोहाली में स्थित है। उसके बाद आता है बच्चों एक जीन वाली वेराइटी है ना, तो एक जीन वाली वेराइटी पूछता है कौन कौन सी, तो सोनालिका क्या है हमारी एक जीन वाली वेराइटी है, सुजाता है ना, सुजाता भी क्या है हमारी एक जीन वाली वेराइटी। परंतु बच्चों नोट करके लिख लेना सुजाता एकमात्र किसकी गेहूं की ही वेराइटी नहीं है, कपास की भी वेराइटी है ना, सॉरी सुजाता क्या बच्चों गेहूं की ही वेराइटी नहीं है, ये किसकी कपास की भी वेराइटी है, याद रखना बच्चों। उसके बाद आती है दुई जीन वाली वेराइटी है ना, ये दुई जीन वाली वेराइटी है ना, तो दुई जीन वाली वेराइटी अर्जुन, प्रताप, जनक, कल्याण सोना क्या है बच्चों हमारी दुई जीन वाली वेराइटी है। उसके बाद कल्याण सोना भी हमारी क्या आती है दुई जीन वाली वेराइटी आती है। इसके बाद देखो बच्चों त्रिजीन वाली वेराइटी है ना, त्रिजीन वाली वेराइटी कौन कौन सी है, हीरा, मोती, लाल बादशाह, कौन कौन सी बच्चों हीरा, मोती, लाल बादशाह, सॉरी त्रिजीन वाली वेराइटी कौन कौन सी है हीरा, मोती और लाल बादशाह। इसके आगे देखो बच्चों सामान्य किस्में है ना, कॉमन वेराइटी कौन कौन सी है इसकी सामान्य किस्में, सामान्य किस्में पूसा गोल्ड, सरस्वती, WH147 चपाती हेतु बनाई जाती है, ये SD 2204 क्या है ये सामान्य किस्म के लिए, सामान्य किस्मों की
वेराइटी है ना बच्चों। आगे देखो, असिंचित मतलब जहां पर पानी की आवश्यकता नहीं होती, असिंचित क्षेत्रों के लिए मुक्ता, सुजाता, मेघदूत, K65, कुंदन, नर्मदा 2-4 किसकी वैरायटी है? असिंचित गेहूं की वैरायटी है जो असिंचित के लिए। बच्चों देखो कौन कौन सी है? मुक्ता, सुजाता, सुजाता, मेघदूत, K65 और कुंदन, उसके बाद नर्मदा, बोलते जाओ बच्चों 2-4 किसकी वैरायटी है? ये गेहूं की वैरायटी है। उसके बाद देखते बच्चों अंतरशस्य की बात आई है ना। गेहूं के में अंतरशस्य होता है। गेहूं में क्या होता है? अंतरशस्य क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? गेहूं में अंतरशस्य करते हैं, जिसमें गेहूं एवं किसको लगाते हैं? सरसों को लगाते हैं ना। जिसमें क्या करते हैं? अंतरशस्य में गेहूं और सरसों को लगाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे अपने यहाँ पर आपके फील्ड में क्या होता है? गेहूं के साथ साथ सरसों भी आजू बाजू लगा दी जाती है ना। वो हमारे यहाँ एक टाइप का अंतरशस्य ही है ना। उसमें क्या होता है कि हमें बाहर वाली फसल में खाली जगह में भी हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन लेते हैं। किसका लेते हैं? सरसों का उत्पादन लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अंतरशस्य के अंतर्गत आता है। तो अंतरशस्य में क्या होता है बच्चों? गेहूं, जिसमें अंतरशस्य में उसका अनुपात कितना होता है? 9:1 होता है। किसका? अंतरशस्य का अनुपात कितना होता है? 9:1 उसका अनुपात होता है। जिसमें क्या होता है बच्चों? ये हमारी फील्ड है। कितनी? 1 हेक्टेयर की फील्ड है हमारी, है ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग? मान लो बच्चों, है ना, ये हमारी फील्ड है ना, ये हमारी फील्ड है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? 9 रो किसकी लगाएंगे? गेहूं की। किसकी लगाएंगे बच्चों? 9 रो गेहूं की। 9 रो किसकी लगा दी बच्चों? हमने गेहूं की लगा दी। उसके बाद 1 रो किसकी लगा दी? हमने सरसों की लगा दी, है ना। 9 रो 9, इसका अनुपात हमने देख रहे थे ऊपर कितना हो रहा था? इसका अनुपात 9:1 हो रहा था। जिसमें हमने 9 रो किसकी लगाए? गेहूं की। हमको 9 सॉरी अंतरशस्य में हम लोग क्या करते हैं? गेहूं के साथ साथ किसको बोना? सरसों को बोना अंतरशस्य कहलाता है। अंतरशस्य में उसका अनुपात कितना रखते हैं? 9:1 रखते हैं। जिसमें हम लोग 9 रो किसकी लगाएंगे? गेहूं की लगाएंगे। तथा उसके बीच में 1 रो किसकी रहेंगी? हमारी सरसों की 1 रो रहेंगी, है ना। उस किसकी रहेंगी? सरसों की 1 रो सरसों की रहेंगी। इसके बीच में खाली रखी हुई जगह में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम अपना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, है ना। ये हमारी 9 रो कितनी हो जाएंगी? गेहूं की हो जाएंगी। ये पूरी 9 रो हमारी गेहूं की हो जाएंगी। और 1 रो हमारी ये किसकी रो हो जाएंगी? सरसों की रो हो जाएंगी। 1 रो किसकी हो जाएंगी? सरसों की हो जाएंगी। फिर 9 रो किसकी होंगी? गेहूं की होंगी। फिर से 9 रो किसकी होंगी? गेहूं की होंगी। फिर 1 रो किसकी होंगी? सरसों की होंगी। तो ऐसे करके पूरे 1 हेक्टेयर में हम लोग क्या करेंगे? क्रॉपिंग करेंगे। किसकी? अंतरशस्य के अंतर्गत गेहूं के साथ साथ सरसों को उगाना, ये है ना। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद गेहूं की बीमारियां आती है ना। गेहूं में डिसीज लगती है बच्चों। आप लोगों ने देखा है गेहूं में डिसीज लगती है। तो गेहूं की बीमारियां आती है उसके अंतर्गत, है ना। गेहूं की बीमारियों में देखोगे बच्चों क्या है? गेहूं का पीला गेरुआई रोग, है ना, जिसको धारीदार गेरुआई रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? गेहूं का पीला गेरुआई रोग, है ना, जिसको धारीदार गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें अध्ययन किसने किया था? केसी मेहता ने इसका अध्ययन किया था। के.सी. मेहता ने क्या? गेहूं के के.सी. मेहता ने गेहूं के गेरुआई का अध्ययन किया था। किसने? केसी मेहता, है ना। पूछेगा आपको किसने अध्ययन किया था गेहूं का गेरुआई का, तो गेहूं की गेरुआई का अध्ययन किसने किया था? केसी मेहता ने गेहूं के गेरुआई का अध्ययन किया था। जिसमें पीला गेरुआई रोग, जिसको धारीदार गेरुआई के नाम से जानते हैं, इसका रोग कारक क्या है बच्चों? पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस, है ना। क्या है? पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस के नाम से जानते हैं। जिसको किससे फैल रहा है? ये फफूंद से फैल रहा है। उसके बाद देखो बच्चों, गेहूं का भूरी गेरुआई रोग है ना। गेहूं का भूरी गेरुआई रोग, जिसको लीक स्टफ के नाम से भी, रस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको लीफ रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें रोग कारक क्या है बच्चों? पक्सिनिया, रिकोंडिटा
फफूंद से ही हो रहा है बच्चों। ये भी देखो, गेहूं का काली गेरुआई लोग ब्लैक रस्ट जिसे नामते हैं ना, इसका रोग कारक क्या है? पक्सिनिया ग्रेमिनी टिट्रिसाई, जिसको क्या किससे हो रहा है? ये भी फफूंद से ही हो रहा है। उसके बाद गेहूं का स्मर्ट है ना, गेहूं का कंडवा रोग किसके कारण हो रहा है? याद रखना बच्चों, कंडवा रोग किसका होता है पूछता है तो गेहूं का कंडवा रोग जो किसके कारण हो रहा है? हमारा फफूंद से ही हो रहा है। पर इसका रोग कारक क्या है? यूरोसाइटिस टिट्रिसी। यूरोसाइटिस टिट्रिसी, बोलो बच्चों, यूरोसाइटिस टिट्रिसी। फिर से बोलो, यूरोसाइटिस टिट्रिसी किससे हो रहा है? फफूंद से हो रहा है। उसके बाद बच्चों ये है क्या? गेहूं का करनाल बंट है ना, तो ये पूछता है आपको कि गेहूं के करनाल बंट में मछली जैसी गंध किस बीमारी में आती है? गेहूं के किस बीमारी में गेहूं के खेत से मछली की जैसी गंध आती? तो गेहूं के खेत से मछली की जैसी गंध किससे आती है? करनाल बंट बीमारी होने पर गेहूं के खेत से सड़ी हुई मछली के जैसी गंध आती है। तो आपको पूछेगा तो यहाँ लिख दो, गेहूं के करनाल बंट में मछली के सड़ने जैसी गंध आती है। मछली के सड़ने जैसी गंध आती है किस बीमारी में? गेहूं के करनाल बंट बीमारी में मछली के सड़ने जैसी गंध आती है। इसका रोग कारक क्या है बच्चों? तो निबोशिया इंडिका। क्या है? निबोशिया इंडिका। किससे होता है बच्चों? तो ये फफूंद से होता है ना। किससे होता है? फफूंद से होता है। हम लोगों ने रोगों को देख लिया बच्चों, क्या क्या रोग थे हमारे? बीमारियां क्या क्या थी हमारी? गेहूं की पीली गेरुआई, गेहूं की भूरी गेरुआई, गेहूं की काली गेरुआई, गेहूं का स्मर्ट और गेहूं का करनाल बंट। करनाल बंट में कैसी गंध आ रही थी बच्चों? गेहूं करनाल बंट में कैसी गंध आ रही थी? गेहूं मछली के सड़ने जैसी गंध आ रही थी। किसमें? करनाल बंट में हमारे गेहूं के सड़ने जैसी गंध आ रही थी। इसके बाद देखो बच्चों, कीट तथा बीमारी है ना। कीट तथा बीमारी, अब इंसेक्ट तो लगेंगे ही लगेंगे, अब फसल लगाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंसेक्ट नहीं लगे, है ना। तो इंसेक्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो देखो बच्चों, गेहूं का कीट है ना, तो कौन सा कीट? बहुत ही पॉपुलर कीट जिसको सब लोग जानते हैं ना, दीमक। जहां एक बार चली गई वो बर्बाद ही करेंगी, है ना। तो दीमक, गेहूं की दीमक कीट के रूप में आती है, जिसको इसका किस नाम जानते हैं? माइक्रो टर्मिनस ओबिसस के नाम से जानते हैं। इसका नियंत्रण किससे होता है? इसको याद रखना बच्चों, पार्थिरीफायरस डालने से इसका क्या होता है? नियंत्रण होता है। इसके बाद क्या आता है? गुंजिया विबल है ना, जिसको टेनिमिकस और इंडिकस के नाम से जाना जाता है। जो गुंजिया क्या बोलते हैं? टेनिमिकस इंडिकस। बोलो, टेनिमिकस इंडिकस के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? गुंजिया को जानते हैं। इसकी उपज के बारे में बात करते हैं बच्चों। किसकी उपज? गेहूं की उपज। कि कितनी उपज होती है? अब हम लोगों ने गेहूं लगा लिए, जलवायु देख लिए उसकी, है ना, कितने टेम्परेचर पे उगाते हैं, सिंचाई कितनी लग रही है ना, लगाने के लिए हमें बीज कितने लग रहे हैं। अब बीज लगाए इतने, हमको तो उपज भी जरूरी है ना, किसी चीज को ग्रो करेंगे तो उपज भी जरूरी है। तो इसकी उपज कितनी होती है? 40 से 50 क्विंटल हेक्टेयर होती है ना। कितनी उपज होती है? 40 से 50 क्विंटल क्या होती है? गेहूं की उपज होती है ना बच्चों। देखो यहाँ पर दिख रहा है गेहूं की उपज, गेहूं है ना, गेहूं की उपज दिखी है आपको। गेहूं की उपज में, गेहूं की उपज कितनी होती है? 40 से 50 क्विंटल इसकी उपज होती है। किसकी उपज होती है? गेहूं की। 40 से 50 क्विंटल हेक्टेयर क्या होती है? इसकी उपज होती है। इसके बाद हमने इसको काट के ला लिए। कहाँ लाए? काट लिए। उसके बाद उसमें दाने की नमी पूछता है कि एकदम हमने हार्वेस्ट कर लिए। हार्वेस्ट करने के बाद हमारा जो दाना है हमारे घर पे आ गए। अब हमारे घर पे हमारा दाना आ गया या हमारा बीज आ गया, हमारी उपज आ गई, है ना। तो उसमें उसकी नमी कितने % रहती है? तो कटाई के बाद दाने की नमी कितनी रहती है बच्चों? 20 से 25% दाने की नमी रहती है। कटाई के बाद की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। हम ग्रोइंग टाइम की नमी की बात नहीं कर रहे थे जो उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़े, है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो गेहूं हमारे घर आया, उसके बाद उसकी नमी उसके बीज में कितनी होती? तो कितनी होती है इसकी नमी? 20 से 25% क्या होती है? इसकी नमी होती है। तथा भंडारण नमी कितनी रखते हैं? 10 से 12% रखते हैं ना। कितनी? 10 से 12% इसकी भंडारण नमी होती है। मैम कटाई के समय तो इतनी सारी नमी थी, है ना। कितनी? 20 से 25% नमी थी। एकदम से हमने 10 से 12% कैसे कम करेंगे, है ना। ये भी तो बात
टफ ही है ना। कैसे टफ है कि इतनी ज्यादा नमी 20 से 25, उससे आधी करना है हमको नमी, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसकी नमी कैसे कम करेंगे। इसकी नमी कम करने के लिए हमें इसको कौन सी प्रोसेस में करना पड़ेगा, हमें कटाई के बाद इसे धूप में सुखाना, कौन सी, सूर्य के प्रकाश में सुखाना। सूर्य के प्रकाश में सुखाने से गेहूं की नमी भंडारण के समय कितनी रखेंगे हम लोग, 10 से 12% रखेंगे, है ना। 10 से 12% हम लोग इसकी नमी रखेंगे। कब, भंडारण करते समय, हम लोग को स्टोर करना हो हम लोग अपने गेहूं को, तो उसकी नमी कितनी रखेंगे हम लोग, 10 से 12% उसकी नमी रखेंगे, है ना। उसके बाद देखो बच्चों, एक पॉइंट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में स्थित है। एक पॉइंट छूट गया बच्चों, तो लिख लो नीचे नोट करके, गेहूं अनुसंधान निर्देशालय करनाल हरियाणा में स्थित है। पूछता है बच्चों, इसको नोट करके लिख लो बच्चों कि कहाँ है ये, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा में स्थित है ना। उसके बाद देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या करे पढ़े बच्चों, देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद पहले हम लोगों ने क्या देखे बच्चों, गेहूं का बॉटनिकल नेम देखे, है ना, जैसे कि आप लोगों को सभी पता है। उसके बाद हम लोगों ने उत्पत्ति स्थान देखे, पुष्पम को क्या कहते हैं देखे, जलवायु कैसी लगती है, मृदा कौन सी लगती है देखे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने गेहूं का वर्गीकरण पढ़े, वर्गीकरण में हमारे किस किस प्रकार से हो रहा था, द्विगुणी गेहूं, चतुर्थ गुणी गेहूं और षष्ठ गुणी गेहूं हो रहा था, है ना, जिसमें वैरायटी आ रही थी। उसके बाद हमने क्या देखे, मानव निर्मित अनाज कौन सा होता है, टेट्रिकेल होता है, हाँ मैम हमने देखे, जिसमें इसको कैसे कर रहे थे, किससे हो रहा था, किससे विकसित किया गया था, रिम्फू ने विकसित किया था। कब किया था, 1890 में किया था, और गेहूं तथा राई से विकसित हुआ था, है ना। उसके बाद बीज दर देखिए, खरपतवार, है ना, मिमिक्री वीट के नाम से किसे जान रहे थे, गेहूं के मामा या गुल्ली डंडा को हम लोग क्या कर रहे थे, मिमिक्री वीट के नाम से जानने जा रहे थे। उसके बाद बथुआ, हिरनखुरी, है ना, आपातकालीन खरपतवार के नाम से जाना जा रहा था। सिंचाई देखिए, गेहूं में 6 सिंचाई अवेलेबल है ना। प्रथम सिंचाई, एक सिंचाई अवेलेबल हो तो CRI मेथड, 2 सिंचाई हो तो CRI लेट जॉइंटिंग, है ना, ये 3 सिंचाई हो तो CRI बोल्टिंग और मिल्किंग स्टेज पर करनी चाहिए। प्रजातियां, है ना, इसकी प्रजातियां देखिए, संकर, हाइपोसिस, है ना, ये सारी प्रजाति हमने इसकी देखे, साबरमती, अर्जुन, जनक, कल्याण, हीरा, है ना, पूषा गोल्ड, इसकी साबरमती, WH, ये सारी प्रजाति हमने देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे बच्चों, अंतरा सस्य देखे, है ना। अंतरा सस्य में क्या देखे हम लोग, गेहूं तथा किसको, राई को उगा रहे थे अंतरा सस्य में। उसके बाद गेहूं की बीमारियां देखे, जिसमें हम लोग की सबसे फेमस बीमारी करनाल बंट, जिससे मछली जैसी गंध आ रही थी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, कीट देखे बच्चों, है ना, कीट देखिए। उसके बाद हम लोग उपज देखे, हमारी उपज कितनी हो रही थी, 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारी उपज हो रही थी। उसमें कटाई के बाद का उसमें नमी 20 से 25% तथा भंडारण के समय नमी कितनी करनी चाहिए, हमें 10 से 12% नमी रखनी चाहिए। बच्चों, आपको लेक्चर अच्छा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।